दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन टीडीएस का, दैट इज 194M। इस 194M में टीडीएस ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, टीडीएस ऑन कमीशन है और टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज है। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली ये सेक्शन है क्या। उसके पहले हम सबसे पहले एक बेसिक जान लेते हैं कि टीडीएस मतलब क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। सपोज आपकी इनकम है 10,000 और उसके ऊपर जो टीडीएस का रेट है वो है 10%, दैट इज 1,000। तो अब ये 1,000 आपके 10,000 में से माइनस होगा और जो बचा हुआ 9,000 है वो एक्चुअली आपके जेब में जाएगा। अब ये 1,000 का होगा क्या? ये 1,000 आपका टैक्स है, ठीक है। तो अब इसका होगा क्या, इसका मतलब क्या है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने ये इनकम कमाया उसी फाइनेंशियल ईयर में आपने उसका टैक्स भर दिया, उससे रिलेटेड एक एक परसेंटेज आपने भर दिया है। अब ये भरता कौन है? वो भरता है जिसने आपको ये इनकम दी, जिसने आपको ये पैसे दिए, वही आपका ये टैक्स भरता है। अब ये टैक्स ये काटता तो है 1,000 रुपये, तो ये अपने पास रख लेता है क्या? नहीं, ये 1,000 रुपये ये देता है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब होता क्या है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब आपकी टोटल इनकम और टोटल टैक्स कैलकुलेट होता है और इस टोटल इनकम में ये 10,000 भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो सपोज आपका जो टैक्स है वो है 5,000 रुपीज, टोटल टैक्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने निकाला। तो इस टोटल टैक्स में से ये जो 1,000 है ये हो जाता है माइनस, और जो बचा हुआ 4,000 है वो आपका एक्चुअल टैक्स पेबल निकलता है, ठीक है। ये इस तरह से टीडीएस वर्क करता है। अब टीडीएस गवर्नमेंट क्यों लगाती है? गवर्नमेंट लगाती है ताकि वो इस फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में उसको कुछ पैसा मिले, इस फाइनेंशियल ईयर में उसको कुछ पैसा मिले, सो दैट वो अपने जो सोशल वेलफेयर के खर्चे, रास्ते बनाना, ब्रिजेस बनाना, ये सब वो खर्चा कर सके। और एक चीज़ के लिए टीडीएस लगाया जाता है कि अगर आपकी किसी इनकम के लिए, आपकी किसी इनकम पे अगर गवर्नमेंट को नज़र रखनी है कि आप इस इनकम को छुपाओ ना, तो इसीलिए भी वो टीडीएस लगाती है। और वो कैसे आइडेंटिफाई करती है कि ये जो भरता है ना यहाँ पे तुम्हारा टैक्स, ये 1,000 का, उसको टीडीएस रिटर्न भरना पड़ता है। और टीडीएस रिटर्न रिफ्लेक्ट होता है आपके 26 AS में, जो आपके अकाउंट में, टैक्स के अकाउंट में जाके दिखता है। उसमें कौन से सेक्शन के अंडर ये काटा गया है, कितने अमाउंट पे काटा गया है और कितना अमाउंट काटा गया है, इवन किसने काटा है, किसने आपका अमाउंट डिडक्ट किया है, ये भी यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये हुआ टैक्स का बेसिक। अब आगे इस सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन 194M। अब ये 194M कब से अप्लीकेबल है? ये अप्लीकेबल है 1 सितंबर 2019। ये डेट याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब एक इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ, ये सिर्फ दो ही लोगों को अप्लीकेबल है, ठीक है। जब इंडिविजुअल और एचयूएफ पेमेंट करते हैं, किसे पेमेंट करते हैं? किसी भी रेसिडेंट को, एनी रेसिडेंट, रेसिडेंट होना जरूरी है, जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसका रेसिडेंट होना जरूरी है। और ये पेमेंट कब कर रहे हैं? ये पेमेंट कर रहे हैं ओनली आफ्टर 1 सितंबर 2009, तभी ये सेक्शन अप्लीकेबल होता है। ओनली आफ्टर 1 सितंबर 2019 अगर ये पेमेंट जा रहा है। अब क्यों जा रहा है ये पेमेंट? फॉर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड? कोई काम करने से रिलेटेड, कोई वर्क करने से रिलेटेड, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया आपकी बिल्डिंग का, अगर उसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, या फिर कोई काम करने के लिए लेबर सप्लाई करेगा, वो रेसिडेंट लेबर सप्लाई करेगा कोई काम करने के लिए, इसका कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, ठीक है। एक तो काम करने का कॉन्ट्रैक्ट, या वो काम करने के लिए जो लेबर लगने वाले हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए इंडिविजुअल या एचओएफ ने किसी रेसिडेंट को पेमेंट किया होगा, या फिर कमीशन और ब्रोकरेज दिया होगा उस रेसिडेंट को। बट इसमें इंश्योरेंस कमीशन नहीं आता, ठीक है। ये याद रखना, इसमें इंश्योरेंस कमीशन नहीं आता। बट बाकी कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज रेसिडेंट को दिया गया होगा इंडिविजुअल या एचओएफ के थ्रू, ठीक है। या फिर किसी प्रोफेशनल सर्विस के लिए, टेक्निकल सर्विस के लिए कोई रॉयल्टी दी गई है, या नॉन कंपीटिंग फीस दी गई है इंडिविजुअल या एचओएफ के थ्रू किसी भी रेसिडेंट को, ठीक है।
तो उस इंडिविजुअल और एचयूएफ को, उस इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ को उस पेमेंट पे 5% का टीडीएस काटना है। क्या कितना काटना है? 5% का टीडीएस। अब कब काटना है? या तो क्रेडिट के टाइम पे, मतलब जब आपके बुक्स में आपने उसका पेबल खड़ा कर दिया है, या फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट जब तुम एक्चुअल पे कर रहे हो, विच एवर इज अर्लियर। तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा तब आपको वो उसमें से, उस पेमेंट में से, मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ को पेमेंट में से 5% का टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है। अब डिडक्ट कब नहीं करना है टीडीएस, ये याद रखना कि टीडीएस डिडक्ट कब नहीं करना है। जब इंडिविजुअल एचयूएफ किसी भी रेसिडेंट को एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख या उससे कम पेमेंट करता है तो कितना? एक रेसिडेंट सॉरी इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ किसी भी रेसिडेंट को, किसी एक रेसिडेंट को पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर 50 लाख या उससे कम पेमेंट करते हैं तो उसे टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब इसमें और एक बात आ जाती है कि जब टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है तो जैसे मैंने 26 एएस में दिखाया कि किस ने डिडक्ट किया वो भी दिखता है, तो उसके साथ साथ एक नंबर भी आता है जिसे बोलते हैं टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर अकाउंट नंबर। तो जो भी टीडीएस डिडक्ट करता है उसे ये नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसके पास ये नंबर होना चाहिए तभी ये डिडक्ट कर सकता है। बट अब सपोज मैं इंडिविजुअल हूँ, तो मैंने साल में एक आध बार, कभी 4-5 साल में एक आध बार मेरा पेमेंट होता है, या लाइफ टाइम में बोलो एक आध बार ही मैंने 50 लाख के ऊपर पेमेंट किया, तो उस एक पेमेंट के लिए थोड़ी ना मैं ये नंबर के लिए अप्लाई करते बैठूंगी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इस इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर तुम आ रहे हो, अगर ये इंडिविजुअल या एचएफ इस सेक्शन में आ रहा है तो उसे टैन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसके पास टैन नहीं होगा तभी भी वो टीडीएस काट सकता है। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है कि जो टीडीएस का और एक सेक्शन है ना, सेक्शन 194C, उसमें भी सेम बताया गया है कि मतलब उसमें भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है वो सेक्शन। सिमिलरली जो 194H है वो भी कमीशन से रिलेटेड है, और जो सेक्शन 194J है टीडीएस का, उसमें वो भी ये प्रोफेशनल सर्विस और टेक्निकल सर्विस से रिलेटेड है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो अब इन दोनों का पहले डिफरेंस जान लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब सबसे पहले हम कंपैरिजन में देखते हैं कि जो पेमेंट देता है, दैट इज पेमेंट गिवर, जिसको क्या बोलते हैं? डिडक्टर, वो हर केस में कौन होता है? 194 में डिडक्टर होता है इंडिविजुअल या एचयूएफ, और 194C H या J में एक ही डिडक्टर होता है, दैट इज कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो, फॉरेन कंपनी हो, फर्म हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, कोई भी हो, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल और एचयूएफ भी। बट इंडिविजुअल और एचयूएफ तब आएंगे जब इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उनका टैक्स ऑडिट हुआ होगा अंडर सेक्शन 44AB। इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब कि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1920, उसके पहले का प्रीवियस ईयर 1819। तो अगर 1819 में इंडिविजुअल और एचयूएफ का 44AB के अंडर टैक्स ऑडिट हुआ होगा तो ही उन्हें 194C या फिर 194H या फिर 194J अप्लीकेबल होगा। ठीक है। अब देखते हैं कि पेमेंट रिसीवर कौन होना चाहिए, दैट इज डिडक्टी। चारों केस में रेसिडेंट ही होना चाहिए, चारों केस में रेसिडेंट होना चाहिए। अब टीडीएस के रेट्स देख लेते हैं। 194M में 5% लगेगा। 194C में जब टीडीएस का रेट देखेंगे तब पहले हमें देखना पड़ेगा डिडक्टी कौन है। डिडक्टी अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% और बाकी केस में 2%। सिमिलरली 194H में 5% रेट है। 194J में भी हमें डिडक्टी देखना पड़ेगा कि उसका अगर सिर्फ कॉल सेंटर का बिजनेस है तो उस केस में टीडीएस रेट 2% आएगा और बाकी केसेस में 10% आएगा। अब देखते हैं कि टीडीएस कब काटने की जरूरत नहीं है। तो इन केस ऑफ 194M, जब इंडिविजुअल या एचयूएफ किसी भी रेसिडेंट को पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख या उससे कम का पेमेंट करता है, 50 लाख से उससे कम का पेमेंट करता है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। 194C में अगर कोई भी पर्सन रेसिडेंट को
पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख या उससे लेस, एग्रीगेट 1 लाख या उससे लेस का पेमेंट करता है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और पर कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी पर्सन किसी भी रेसिडेंट को पर कॉन्ट्रैक्ट 30,000 या उससे कम का पेमेंट करता है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। जनरली लोग क्या करते थे कि 30,000 पर कॉन्ट्रैक्ट बोला है तो स्प्लिट करके कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट स्प्लिट करके देते थे, तो उससे क्या हो जाता था कि बहुत सारा अमाउंट चला जाता था तो वो कवर नहीं हो पा रहा था। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में उस रेसिडेंट को 1 लाख से ऊपर का पेमेंट जा रहा है तो टीडीएस काटने की जरूरत है। 194C में और एक है कि अगर पर्सनल पर्पस के लिए वर्क कर रहे हैं तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। 194H में देखते हैं कि इसमें अगर एक फाइनेंशियल ईयर में रेसिडेंट को 15,000 या उससे कम का पेमेंट हो रहा है, 15,000 या उससे कम का पेमेंट हो रहा है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एंड इन केस ऑफ 194J ये लिमिट 30,000 है कि एक फाइनेंशियल ईयर में उस एक रेसिडेंट को 30,000 या उससे कम का पेमेंट किया तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये जो 30,000 है वो हर सर्विस के लिए सेपरेट है। दैट इज प्रोफेशनल फीस के लिए, प्रोफेशनल सर्विस के लिए जो फीस जाएगी उसको 30,000 की लिमिट है। टेक्निकल सर्विस के लिए जो फीस जाएगी उसको 30,000 है। रॉयल्टी के लिए अलग 30,000 है। तो ये एग्रीगेट 30,000 नहीं है, हर सर्विस के लिए सेपरेट 30,000 है। ठीक है, इसमें भी पर्सनल पर्पस के लिए अगर काम किया, प्रोफेशनल सर्विस या टेक्निकल सर्विस दी गई है तो टीडीएस नहीं आएगा। अब इस कंपैरिजन से एक बात सामने आती है कि सेक्शन 194M ये सेक्शन क्यों आया, क्योंकि जो 194C H या J था उसमें सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ वो वाले कवर हो रहे थे जिनका 44AB में टैक्स ऑडिट हुआ था पिछले प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। ये इसीलिए किया गया क्योंकि अगर जो भी इंडिविजुअल है जिनका टैक्स ऑडिट नहीं है या फिर जो एक्सेप्शन में आते थे वो लोग छूट रहे थे, और गवर्नमेंट किसी को छोड़ता नहीं है अगर तुम बहुत सारा पैसा खर्चा कर रहे हो तो। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि तुम 50 लाख से ऊपर का पेमेंट करने की ताकत रखते हो तो वो सोर्स तुमने कहाँ से लाया, क्योंकि तुम टैक्स ऑडिट तो करा नहीं रहे हो तो इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये पता कराने के लिए ये सेक्शन लाया गया ताकि ये जो जब 50 लाख के ऊपर का पेमेंट करे तो गवर्नमेंट इस बात के लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कि इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ का जो सोर्स ऑफ इनकम है इतने पैसे देने का वो क्या है। सिमिलरली जिस रेसिडेंट को ये पैसा जा रहा है उस रेसिडेंट के इनकम में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं ये गवर्नमेंट देख सकती है। सिमिलरली अगर आप सेक्शन की वर्डिंग्स पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा ही बोला है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर इन 3 सेक्शंस में कवर नहीं हो रहे हैं तो उस केस में 194M लग जाएगा। इट मींस कि इवन इन केस ऑफ एक्सेप्शन अगर 50 लाख से ऊपर का पेमेंट जाता है तभी भी इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 194M का सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। अब इससे एक कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आगे हम और इसे डिटेल में देखते हैं। अब हम कुछ स्टेपिंग्स देखेंगे जिसमें हमें जो एक कंफ्यूजन है कि कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल होगा नहीं होगा तो वो कंफ्यूजन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो इंडिविजुअल और एचयूएफ वाला क्वेश्चन है क्या, उसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ या फिर एचयूएफ के बारे में बात हो रही है क्या। अगर नहीं हो रही है तो फिर 194M के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी सर्विस है, जैसे अगर प्रोफेशनल सर्विस है तो जे लगा दो, इंश्योरेंस के बारे में बात किया है तो एच लगा दो, तो उस केस में सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बट अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, ठीक है, और उसका टैक्स ऑडिट नहीं हुआ है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, एक है टैक्स ऑडिट हुआ है दूसरा नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो फिर देखना कि रेसिडेंट को पेमेंट हुआ है क्या, उसने रेसिडेंट को पेमेंट किया है क्या। नहीं किया है तो रिस्पेक्टिव सेक्शन आएगा, मतलब नॉन रेसिडेंट के लिए भी टीडीएस के अलग सेक्शंस होते हैं तो फिर वो सेक्शंस अप्लीकेबल हो जाएंगे। बट अगर रेसिडेंट को पेमेंट किया है तो फिर देखना कि जो भी पेमेंट्स है वो 1 सितंबर 2019 के बाद किए गए हैं क्या। ठीक है, 1 सितंबर 2019 के बाद किए गए हैं क्या। नहीं किए गए हैं तो कोई टीडीएस नहीं आएगा क्योंकि उसके पहले के जो पेमेंट्स है उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लीकेबल ही नहीं होता। ठीक है, उसके 1 सितंबर 2019 के बाद के जो पेमेंट्स है उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाता है। फिर देखना कि अगर पेमेंट्स 1 सितंबर 2019 के बाद किए गए हैं
तो उनका एग्रीगेट 50 लाख के ऊपर जा रहा है क्या? मतलब सपोज अगर मैंने 1 सितंबर 2019 के पहले 40 लैक्स दिए और 1 सितंबर 2019 के बाद मैंने 15 लैक्स दिए, तो उस केस में 194M नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1 सितंबर 2019 के पहले मैंने 40 लाख दिए थे। तो भले ही एग्रीगेट इज 55 लैक्स, बट जो फर्स्ट सितंबर 2019 के बाद का पेमेंट है जिसके ऊपर ये 194M अप्लीकेबल होने वाला है वो 50 लाख या उससे कम है, इसलिए उस केस में नहीं आएगा। तो इसलिए हमें देखना है कि जो फर्स्ट सितंबर 2019 के बाद के पेमेंट्स है वो 50 लाख से ऊपर है या नहीं। अगर नहीं है तो कोई टीडीएस नहीं आएगा, और अगर है तो 194M अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको लगा के देखना है। अब अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है और टैक्स ऑडिट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में है, उसका टैक्स ऑडिट हुआ था प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, तो फिर देखना कि उसने रेसिडेंट को पेमेंट किया है क्या। नहीं किया होगा तो रिस्पेक्टिव सेक्शंस जो नॉन रेसिडेंट के हैं वो टीडीएस के लग जाएंगे। अगर वो उसने रेसिडेंट को पेमेंट किया है तो फिर देखना, तो फिर उस केस में तुम्हारा 194C जे या एच अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, रेसिडेंट को पेमेंट किया है, टैक्स ऑडिट था पिछले प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, तो 194C या जे एच या जे जो भी है वो अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अमाउंट देखना है कि जितना पेमेंट किया है उसने वो रिस्पेक्टिव उनके जो लिमिट्स है जिसके ऊपर टीडीएस नहीं लगने वाला है उस केस में आ रहे हैं क्या। अगर आ रहे होंगे तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, बट अगर उनके उस रिस्पेक्टिव लिमिट्स में नहीं आ रहा है तो फिर और एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो सर्विस दी जा रही है वो एक्सेप्शन में आ रही है क्या। जैसे कॉन्ट्रैक्ट 194C में अगर पर्सनल पर्पस के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो उस केस में 194C नहीं आता, एक्सेप्शन लग जाता है। ठीक है, तो अगर वो एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है तो फिर तो सिंपल 194C एच या जे के जो भी सर्विस या जो भी वहाँ पे है उस पे टीडीएस का वो रिस्पेक्टिव रेट जो सेक्शन में दिया है वो लग जाएगा, अगर वो एक्सेप्शन में नहीं आते हैं तो। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है, अगर वो एक्सेप्शन में आते हैं, जैसे मैंने बोला कि रेसिडेंट, जैसे मैंने बोला कि 194C में उसने पर्सनल पर्पस के लिए जैसे घर बांधा है, ठीक है, तो उस केस में भी हमें एक बार ये देखना है कि वो जो पेमेंट्स है जो भी इंडिविजुअल या एचयूएफ उस कॉन्ट्रैक्टर को, अभी मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को अगर वो पेमेंट्स जो भी कर रहा है वो 1 सितंबर 2019 के बाद कर रहा है क्या। अगर 1 सितंबर 2019 के पहले कर रहा है तो कोई टीडीएस नहीं आएगा उस एक्सेप्शन से रिलेटेड। ठीक है, बट अगर उसके बाद कर रहा है और वो 50 लाख का पेमेंट एग्रीगेट में जो भी बाद में 1 सितंबर 2019 के बाद जो भी पेमेंट कर रहा है, अगर वो 50 लाख या उससे नीचे है तो भी कोई टीडीएस नहीं आएगा। बट अगर वो ऊपर है तो उस केस में 194M अप्लीकेबल हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना कि एक्सेप्शन है इसलिए छोड़ मत देना। एक्सेप्ट इंडिविजुअल और एचयूएफ है, टैक्स ऑडिट है, ठीक है, 194C अप्लीकेबल हो गया, बट एक्सेप्शन में आ रहा है जैसे पर्सनल पर्पस के लिए है। बट उसमें भी एक चीज देखनी है कि अगर वो 50 लाख से ऊपर की पेमेंट जा रही है, सितंबर के बाद की जो पेमेंट है वो अगर 50 लाख के ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है तो फिर तो कोई टीडीएस नहीं आएगा किसी भी सेक्शन में। बट अगर ऊपर जा रही है तो फिर 194M में वो अप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये स्टेपिंग्स ध्यान में रखना, उसको बार बार रिवाइज करते रहना ताकि जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी हो जाएगा इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी एक इलिस्ट्रेशन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब इसमें हमें टीडीएस की प्रोविजंस बतानी है और इसमें पहले ही बता दिया गया है कि अज्यूम दैट ऑल पेमेंट्स आर मेड टू रेसिडेंट्स। ठीक है, मतलब सारे पेमेंट्स रेसिडेंट को हुआ है तो वो एक वाली चीज हमारी पूरी हो गई। अब देखना है कि क्वेश्चन क्या है कि तो गणेश इज एन इंडिविजुअल है, उसमें कंफ्यूजन आ सकता है, कैरिंग ऑन रिटेल बिजनेस विद टर्नओवर 2.5 करोड़ टू 2.5 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर 18-19, तो इसमें टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल हो गया। ठीक है, बिजनेस है, एक टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, आ गया टैक्स ऑडिट। अब देखना है कि क्या सर्विस दे रहा है।
अब कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर रिपेयर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है मतलब सी आ गया, ये इसकी जो अमाउंट है वो हमारे जो लिमिट्स है उससे ऊपर है, ठीक है, बट एक्सेप्शन में आ गया ये चीज़। तो एक्सेप्शन में आ गया तो हमें और एक स्टेप क्या फॉलो करनी है कि सितंबर के बाद के पेमेंट्स है क्या और 50 लाख से ऊपर है क्या। तो 50 लाख से ऊपर तो है ही नहीं, तो वैसे इसमें ना एम आएगा ना सी आएगा। दूसरा देख लेते हैं कि कमीशन दिया है फॉर बिजनेस पर्पस। अब कमीशन में कोई पर्सनल बिजनेस तो होता नहीं है, इसमें सिर्फ इंश्योरेंस कमीशन का है। एक्चुअली इंश्योरेंस कमीशन इज नॉट एक्सेप्शन, उसमें दूसरा सेक्शन लगता है, इसीलिए वो इस सेक्शन में नहीं आता, ठीक है। तो कमीशन दिया है, इसका ऑडिट है, इसमें 194H लग जाएगा, ठीक है, 194H लग गया, एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है तो सीधा H लग गया। H के जो लिमिट है उसके ये ऊपर है, तो ये अमाउंट उसके ऊपर होने की वजह से इसमें H लग गया। सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले केस में ना C लग रहा है ना 194M अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड केस में अप्लीकेबल हो रहा है क्योंकि जो 15,000 की लिमिट है उसके ऊपर ये पेमेंट चला गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें राजेश है मतलब इंडिविजुअल है, होलसेल ट्रेडर हु डिक्लेयर्स प्रॉफिट अंडर 44 AD फॉर प्रीवियस ईयर 18-19 एंड 19-20। मतलब कि 44 AD है, मतलब इसको टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल नहीं था प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो उस केस में आ जाएगा हमारा 194M, ठीक है। तो हमें सिर्फ पेमेंट देखना है और डेट देखनी है। अब इसने अब इसमें रिकंस्ट्रक्शन किया है रेसिडेंशियल हाउस का, ठीक है। ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हमें यहीं पे कंफ्यूजन खत्म कर देना है कि ऑडिट यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो सी का सवाल ही नहीं उठता। अब हमें एम देखना है। एम में हमें सितंबर के बाद के पेमेंट्स है क्या? हाँ, जनवरी टू मार्च 2020 में पेमेंट्स हुए हैं, तो सारे सितंबर के बाद है। अमाउंट कितना है वो देखना है बाद का, दैट इज 20 लाख, 15 लाख और 20 लाख, मतलब ये कितना हुआ 55, तो ऊपर है, तो यहाँ पे 194M अप्लीकेबल हो जाएगा। यस, 194 अप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि 50 लाख से 55 लाख से 50 लाख से ऊपर है। 194C नहीं होगा क्योंकि ये ऑडिट में नहीं आता। नेक्स्ट इज कि सतीश इंडिविजुअल है, सैलरीड इंडिविजुअल है। सैलरीड इंडिविजुअल मतलब इसमें टैक्स ऑडिट नहीं आता। क्यों? टैक्स ऑडिट सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन को लगता है, तो इसमें टैक्स ऑडिट नहीं आता, ठीक है। इसने ब्रोकरेज दिया है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तो 194M हमारा पहले ही डिसाइड हो गया है। तो पहले हम देखेंगे कौन सी डेट को पेमेंट हुआ है, मार्च 2020, मतलब सितंबर के बाद कितना हुआ है 51 लाख, 50 लाख से ऊपर चला गया, 194M में TDS कट जाएगा। यस, 194M में TDS कट जाएगा। H अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये ऑडिट में नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें धीरज है, वो है पेंशनर, इसमें भी टैक्स ऑडिट नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स हुए हैं, कब हुए हैं? अक्टूबर नवंबर 19 में, मतलब सितंबर के बाद हुए हैं। कितने हुए हैं? 48 लैक्स, तो मतलब हमारा एम अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। एम अप्लीकेबल नहीं होगा और सी भी अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि उसका टैक्स ऑडिट है ही नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आई होप कि आपको वो जो चार्ट है मैंने बनाया था वो आपने इसको अप्लाई किया तो आपको ये इजीली क्वेश्चंस जम जाएंगे। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो जो चार्ट मैंने इसके पहले बना के दिया है उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। खत्म होता है हमारे सेक्शन 194M का इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय।